फिलहाल बीजेपी के फेवर में है, लेकिन सियासी फीवर कांग्रेस पर चढ़ चुका है। विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच इधर मोदी अपने अगले कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहा है, जिसमें बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने वाले हैं। तो आपको भी दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या सच में 400 पार का नारा पूरा होने वाला है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है? राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ही प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन कर चुके हैं। अगले 100 दिन के लिए खाका तैयार हो चुका है। अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिए जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जो नंबर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दिए थे, करीब करीब वही नंबर एग्जिट पोल में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां पीएम मोदी अगले 100 दिनों का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक दिन पहले ही 4 जून को लेकर बैठक कर चुका है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता 295 सीट का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार का भरोसा दे रहे हैं। हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था। बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी चुनाव फंस गया। एक तरफ विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों में उलझा है, तो वहीं माना जा रहा है कि देश की राजनीति में 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब एग्जिट पोल के आंकड़े मोदी के पक्ष में हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर
एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़ों से काफी दूर नजर आ रहा है। ऐसे में अब विपक्षी नेता इस एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि एग्जिट पोल दिखावा है, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो आपको भी दिखाते हैं ये रिपोर्ट, आखिर 4 जून को किसकी बनने वाली है ये सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतती नजर आ रही है। फिर भी विपक्षी नेताओं ने आंखें बंद कर एग्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सबके सुर एक जैसे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं ईवीएम है। भाजपाई एग्जिट पोल पहले ही तैयार हो गया था। एग्जिट पोल से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा को 300 पार दिखाना पहले से तय था। तो वहीं राहुल गांधी ने भी तमाम एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट जीत रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मेरे शब्दों को लिख कर रख लो। 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम दल को परेशानी एग्जिट पोल से हो रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रहा है, जिसको लेकर सियासत उफान पर है। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उनके बारे में भी हमें और आपको पता है। हमें पूरी उम्मीद है कि 40 सीटें इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से आ रही है। हमने वेस्टर्न यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी देखा है और आपने भी देखा है कि अखिलेश जी की सभाओं में लोग बेकाबू हो गए। जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमेशा बार बार कहते हैं, लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। यानी बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो उस पर एग्जिट पोल आने के बाद भी कायम है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया गठबंधन ने नया आंकड़ा देश के सामने पेश किया है, जो एग्जिट पोल से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने इस मामले में 5वें आरोपी को हरियाणा के भिवानी से भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जॉनी वाल्मीकि है। इससे पहले पुलिस ने अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। सलमान की हत्या की साजिश में नया पर्दाफाश। लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग की बड़ी साजिश नाकाम। 70 गुर्गों ने रखी थी सलमान खान पर नजर। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने बाइक पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लोगों को लगा कि सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले पकड़े गए, लेकिन 1.5 महीने बाद चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। क्या है पूरी कहानी? आखिर सलमान खान की जान के दुश्मन कौन है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जहन में 2 नाम याद रखिए, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग।
नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक इन दोनों गैंग के 60 से 70 गुर्गे सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए थे। इस गैंग के गुर्गे मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात से आए थे और लगातार सलमान खान पर नजर रख रहे थे। इनमें से एक टीम मुंबई जबकि दूसरी टीम नवी मुंबई में काम कर रही थी और ये पर्दाफाश हुआ सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद। एक दिन पहले पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था जो पनवेल के अलग अलग इलाके में रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी गिरफ्तार हुए आरोपी और 14 अप्रैल को जो शूटर गिरफ्तार हुए थे उनके बीच कोई संबंध नहीं है। 2 अलग अलग टीम सलमान खान की जान की दुश्मन बनी हुई थी और दोनों टीम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होकर काम कर रहे थे। हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स इनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और वो इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो 4 आरोपी हैं इनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजीनगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की हत्या की पूरी साजिश तैयार कर ली थी। सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने कई ग्रुप बनाए। इस गैंग के गुर्गों ने सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की। इस गैंग के शूटर गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी से भी संपर्क में थे। पुलिस का दावा है कि उनके पास सलमान की हत्या की साजिश के पुख्ता सबूत हैं। जो गुर्गे इस गैंग से जुड़े थे उन्हें अजय कश्यप नाम का आरोपी कोऑर्डिनेट कर रहा था। पुलिस ने पनवेल से जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें अजय कश्यप भी गिरफ्तार हुआ है। हत्या की इस साजिश में पाकिस्तान का भी एंगल सामने आया है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। यूक्रेन के एक ऐसे शहर पर ऐसा हमला हुआ कि जिसके बाद नाटो और यूक्रेन में गहरी खामोशी छा गई। हमले की खबर रूस की एक न्यूज एजेंसी ने छापी है, जबकि जेलेंस्की ये बात मानने को तैयार नहीं कि उनके देश में नाटो का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मिसाइल अटैक में पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने ऐसी बात कह दी है कि अब अमेरिका को भी मुंह छुपाना पड़ सकता है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। यूक्रेन के फ्रंट से अब ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो सेना की किसी भी टुकड़े, चाहे वो बटालियन हो या फिर ब्रिगेड, सैनिकों के दिल में दहशत पैदा कर सकते हैं। ये है रूस की वायुसेना का सुखोई 25, जो बहुत नीचे उड़ते हुए दुश्मन पर बमबारी करता है। सुखोई 25, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, ये रूस का बहुत ही खतरनाक बॉम्बर विमान है। ये जमीन से 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार की रेंज से बाहर रहता है। लेकिन ऐसे विमान यूक्रेन के पास भी हैं और अब दोनों तरफ से ऐसे विमानों का इस्तेमाल उन ठिकानों पर किया जा रहा है जहां भी सेना के गोदाम हैं, या फिर बड़ी तादाद में सैनिक एक ही जगह पर तैनात हैं। 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये दुश्मन के ठिकाने पर बहुत खामोशी से हमला करते हैं ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और वो काउंटर अटैक भी ना कर पाए। लेकिन ऐसे ही एक हमले ने इस वक्त यूक्रेन से लेकर पूरे नाटो की नसों में थिरकन मचा दी है। रूस की एक न्यूज एजेंसी ने धमाकेदार दावा किया है। दावा यह है कि रूस ने यूक्रेन के यावोरिव शहर पर किंजल मिसाइल से अटैक किया है। यह हमला ऐसी जगह पर किया गया जहां नाटो के पूर्व सैनिक और अफसर मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सवाल है कि क्या ऐसा वाकई हुआ है या फिर यह सिर्फ रूस की मीडिया का प्रोपेगेंडा है।
यूरोप की मीडिया में भी यह खबर फैली, लेकिन अब तक ऐसे हमलों को लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है। यूक्रेन के यावोरिव शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर है और यहीं पर यूक्रेन की सेना को नाटो से ट्रेनिंग भी मिलती है। अब यहीं पर अगर पुतिन की किंजल मिसाइल का अटैक हुआ है तो समझ लीजिए कि धमाका भी बहुत बड़ा हुआ है और मरने वालों की तादाद भी इतनी होगी जो पूरे नाटो को डरा सकती है। जिस जगह किंजल मिसाइल से हमला हुआ वो शहर यावोरिव पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। जिस जगह किंजल मिसाइल का अटैक हुआ वो जगह नाटो के हथियारों का गोदाम कही जाती है। जिस जगह किंजल मिसाइल गिरी वहां करीब 300 सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी। अगर यहां नाटो और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है तो समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की के साथ पूरा नाटो बहुत ज्यादा दबाव में आ चुका है। Gleichzeitig müssen wir, indem wie wir die Ukraine unterstützen, dafür Sorge tragen, dass das nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO eskaliert. Und da sage ich ganz klar, das geht nicht ohne Besonnenheit, das geht nicht ohne, dass man jeden einzelnen Schritt sorgfältig überlegt und bedenkt, was das für diese Eskalationsgefahr bedeutet. अगर यूक्रेन के यावोरिव शहर पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है तो कोई शक नहीं कि तबाही का लेवल बहुत ज्यादा होगा। पुतिन 2018 में किंजल मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने लाए थे और फिर बताया था कि यह एक ऐसी मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से हमला करती है। इसे ट्रैक करना भी आसान नहीं है, मारना तो दूर की बात है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद करीब आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा उड़ता है। ये MiG-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। MiG-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अब ये MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें इस्कंदर और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा नाम है। दरअसल इस्कंदर के एयर वर्जन को ही किंजल कहा जाता है। किंजल जैसे हमलों को काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो रूस के अंदर मिलिट्री अड्डों पर हमला करें। Президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс по регіону, Харківському регіону, саме по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. एक तरह से यूक्रेन में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। ये भड़कती हुई आग, ये शोले और इन्हें बुझाने की कोशिश करता है यूक्रेन। रूस में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पुतिन ने जैसे यूक्रेन की तबाही का नया ऑर्डर जारी किया, ज़ेलेंस्की के शहरों पर कयामत टूट पड़ी। जलती इमारतें और आसमान की तरफ बढ़ता हुआ काला धुआं। पुतिन की तरफ से मिसाइलों के ऐसे हमले हो रहे हैं कि ओदेसा से लेकर खार्किव सब कुछ जल रहा है। ऐसी एयर स्ट्राइक हो रही है जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के लिए नामुमकिन हो गया है। क्या पुतिन के इस नई सुनामी से ज़ेलेंस्की बच पाएंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। ये सुनामी है पुतिन की, ये सुनामी है पुतिन की फौज की। इस सुनामी के आगे सुमे ढह जाएगा, खार्किव खत्म हो जाएगा और कीव को रौंद डालेंगे पुतिन। इस सुनामी के सामने कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पुतिन का कब्जा होगा, जो पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़कर अब यूक्रेन की राजधानी को निकल जाएगा।
अब इस सुनामी को लेकर असली खबर क्या है, इसे गौर से समझिए, क्योंकि पुतिन की फौज को करो या मरो का ऑर्डर दे दिया गया है। खबर यह है कि रूस की सेना खार्किव के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुस चुकी है। ये बात खुद ज़ेलेंस्की ने बताई है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि खार्किव को रौंदने के लिए पुतिन के 30,000 सैनिक तैयार हैं। इतने सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने 3 दीवार तैयार की हुई है। 3 दीवार यानी रूस को रोकने के लिए 3 डिफेंस लाइन तैयार हैं। खार्किव में जहां यूक्रेन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार है, वहां रूस की फौज पहुंच चुकी है, यानी करीब 10 किलोमीटर अंदर घुसी रूस की सेना का सामना यूक्रेन की फौज से लगातार हो रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की का दावा है कि इसके आगे रूस की रक्षा पंक्ति की दूसरी दीवार भी है और फिर सबसे खतरनाक उसकी फोर्स यानी तीसरी दीवार बनकर भी खड़ी हुई है। Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію, те, як ми наближаємо справедливий мир. रूस का चौतरफा हमला कैसे हो रहा है, उसके लिए ये धमाका देखिए। क्राइमिया के पास समंदर में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक बार फिर इस धमाके को देखिए। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन 10 बजे हमारा खास प्रोग्राम जरूर देखिए।